हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोफाउंड आईएएस। आज के इस डीएनए में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम, चूंकि मैं कल डीएनए नहीं ले पाया था, तो 11th और 12th जुलाई दोनों का डीएनए लेंगे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल कल और आज दोनों को कंबाइन हम लोग कर लेंगे आज, ठीक है। तो इससे पहले कि बहुत डिले करें, शुरू करते हैं आज के डीएनए में। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह प्रोफाउंड आईएएस के इनिशिएटिव्स के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे फाउंडेशन कोर्स है यूपीएससी सीएससी 2024-25 के लिए। ये कोर्स आपको 1 ईयर का कंप्लीट कवरेज देगा, बोथ जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 और एसए के पर्सपेक्टिव से। इसमें हमारा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के पर्सपेक्टिव से पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई होती है, ठीक है। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर यूपीएससी मेंस, जिन बच्चों ने यूपीएससी प्रीलिम्स का प्रिपरेशन हो गया, मेंस के लिए कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एट द सेम टाइम यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल 2024-25 के लिए ये पेपर 1 और 2 दोनों के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगा आपको। इसमें मेंस आंसर राइटिंग भी है, बहुत कुछ है। इन तीनों कोर्सेज का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। ये तीनों कोर्सेज आपको प्रोफाउंड आईएएस के ऐप पे मिल जाएगा, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, ठीक है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एंड द चेंज इन वीमेंस लाइफ, बहुत बेहतरीन आर्टिकल है ये। सोशोलॉजी पर्सपेक्टिव से, ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से, जो सोशोलॉजी ऑप्शनल वाले हैं उनके लिए, और जो आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले हैं उनके लिए भी। और जीएस पेपर 1 सोशल इश्यूज़ के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ज्योग्राफी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। इसमें क्या कह रहे हैं ये समझ में आ रहा है कि नहीं। इनमें आपको समझना होगा कि किस तरीके से इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का जो डेमोग्राफी चेंज हुआ है उसके बारे में है, ठीक है। इस आर्टिकल में इन्होंने कहा कि इंडिया का पॉपुलेशन 1947 यानी कि 1951 के सर्वे में 340 मिलियन था, ठीक है, ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, जो अब बढ़ के 1.4 बिलियन हो गया है। यानी कि 340 मिलियन से कितना हो गया, 1.4 बिलियन हो गया। तो काफ़ी कुछ चेंज आया है पॉपुलेशन में, बहुत हाई जंप देखने को मिला है, ठीक है। लेकिन इस पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट के साथ कुछ बातें अच्छी भी हैं, कुछ बातें गड़बड़ भी हैं। इन्होंने बोला कि जैसे ये पॉपुलेशन बढ़ा है, गिफ्ट ऑफ द लाइफ दैट रिसीडिंग स्टारवेशन, यानी कि पहले जो भूखमरी थी वो थोड़ा कम हुआ है। इम्प्रूव्ड पब्लिक हेल्थ केयर बढ़ा है, अच्छा हुआ है हेल्थ केयर। इसके अलावा मेडिकल मिराकल्स जो हुए हैं इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। इस चीज़ का सबूत आपको इसी चीज़ से मिल सकता है कि 1941 में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि कोई एक आदमी ऑन एवरेज कितने साल तक जिएगा। 1941 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 56 ईयर्स, यानी 56 ईयर्स एवरेज एज हुआ करता था, जो समझ में आ रहा है कि जो बढ़ के 69 ईयर हो गया है अब। समझ में आ रहा है, 2021 में अगर आप देखें तो बढ़कर जो है ये 69 ईयर्स हो गया है। उस समय में केवल 50% बच्चे ऐसे होते थे, लड़के या लड़कियां दोनों मिला के, वो 28 एज तक ही जी पाते थे। लेकिन अब 69 ईयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी होने के बाद अब लोगों की जो लाइफ का साइज़ है वो बढ़ गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, नियरली 50% लाइफ टू सी द राइप ओल्ड एज ऑफ 75। जितने भी लोग हैं उनमें 50% लोग तो ऐसे ही हैं जो 75 ईयर्स तक जी पाते हैं। ये देखकर अच्छा लग रहा है कि लाइफ जो है एक्सपेक्टेंसी लोगों की बढ़ी है। ये इस वजह से भी हुआ है कि डाइटरी पैटर्न चेंज हुए हैं, लोगों के अंदर फूड सिक्योरिटी आया है, एट द सेम टाइम मेडिकल फैसिलिटी वगैरह भी आया है। इसके अलावा इन्होंने एक और बात कहा कि देयर इज़ अ रैपिड डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी रेट। ऑफ कोर्स डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ती है, इकोनॉमिकली और सोशली डेवलप होती है, तो लाइफ जो आपका जो मोर्टेलिटी रेट होता है वो क्या होता है, डिक्रीज। मोर्टेलिटी मतलब कितने लोगों की डेथ हुई, समझ में आ गया आपको कि नहीं। तो वो जो है वो डिक्रीज हुआ है मोर्टेलिटी रेट, ठीक, ये बात आप जान लीजिए, ठीक। इसके अलावा आपको जो है अब ज़रूरत नहीं, क्योंकि मोर्टेलिटी रेट घट गई है, तो अब ज़रूरत नहीं है कि आपके बहुत सारे बच्चे रखे जाएं। जैसे पहले के टाइम में क्या होता था कि चूंकि मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा थी तो बच्चे 4-4, 5-5 किए जाते थे कि चलो भैया कम से कम 2 मर गया तो 2 तो रहे, ताकि हमारे बुढ़ापे का सहारा बन पाए। तो जो मोर्टेलिटी रेट घटने की वजह से पहले 4-5 बच्चों का प्रचलन हुआ करता था, अब जो है वो कम हुआ है। अब जो है 2 बच्चे 1 बच्चे होने लगे हैं, क्योंकि मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। तो अब ऐसा टेंशन नहीं है कि बच्चा मर जाएगा। समझ लो बातों की नहीं।
इस बात का इसी से पता चलता है कि 1950 में जो टोटल फर्टिलिटी रेट था वो 5.7 था, एक लेडी की 5 से 6 बच्चे होते थे, वो 2019 में घट के 2.1 हो गया है, जो कि रिप्लेसमेंट लेवल पर है। समझ में आ रहा है आपको, ये ध्यान रखिए। तो देयर आर ट्रिमेंडस शिफ्ट, मतलब कि सीन इन द डेमोग्राफिक पर्सपेक्टिव एंड देयर इज अ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ऑल्सो, ठीक है। लेकिन इन चीजों का असर विमेन पे क्या पड़ा है, इसको जानने की बात है। इन्होंने कहा है कि चेंज इन द इंडियन वुमेन में क्या देखने को मिला, एज फैमिलीज बिगैन हैविंग फ्यूअर चिल्ड्रन, जैसे जैसे फैमिलीज में बच्चे कम होने लगे हैं, पहले 4-5 हुआ करते थे, अब 2 बच्चे हो गए हैं। समझ में आ रहा है आपको, इससे क्या हुआ है कि कम से कम उन 2 बच्चों में या कम बच्चे की एक्सपेक्टेंसी हो गई है, पहले 4-5 होते थे, अब 2 या 1 बच्चे की हो गई है। इसमें सन का प्रेफरेंस बढ़ा है। देखिए पहले क्या होता था कि जब 5-6 बच्चे हुआ करते थे तो सन के ना होने का चांसेस केवल 6% हुआ करता था, समझ रहे हो। लेकिन अब चूंकि छोटे कम बच्चे होते हैं, 1 या 2 बच्चे होते हैं, तो सन के ना होने की प्रोबेबिलिटी 25% है। अब ये ऑथर इस प्रोबेबिलिटी में कैसे आई हैं ये हमें नहीं पता, पर इन्होंने ये कहा है कि पहले जब 5-6 बच्चे होते थे तो सन होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती थी। अब चूंकि 2 ही बच्चे होने लगे हैं तो सन होने की प्रोबेबिलिटी कम हो गई। अब बताओ सन क्या मतलब है, ये बाद में बताएंगे कि चूंकि सोसाइटी पेट्रियार्कल है तो सन से वो लीनिएज भी देखने को मिलता है, और ये सन जो है चूंकि फैमिली में ही रहेगा तो जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें लगता है कि हाँ बुढ़ापे का सहारा मिल गया उसे। ऑथर ने ये बाद में जाके कहा है ये बात, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि जो अब ये चूंकि बच्चे कम हो गए हैं, है ना, तो सन के होने की पॉसिबिलिटी कम हो गई है, तो इन्होंने बोला है कि एक्सपेक्टेड टू रिलाई ऑन देयर सन्स टू ओल्ड एज सपोर्ट, वो भी कम हुआ है, वो भी कम होगा ऑफ कोर्स। समझ में आ रहा है। अब इन्होंने क्या बोला है कि इंडियन फैमिलीज में, ध्यान सुनिएगा, अब ये क्यों ये बात कह रही हैं। इन्होंने कहा है कि इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे यानी कि IHDS सर्वे ने ये पाया है कि जितने भी फैमिलीज हैं उसमें 85% ऐसे सन हैं जो कि 85% जो ऐसी मतलब कि सन है जिनसे ये एक्सपेक्ट किया, 85% केसेस में एक्सपेक्ट किया जाता है कि सन उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, और केवल 11% केसेस में ही एक्सपेक्ट किया था कि डॉटर्स उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगी। अब डेफिनेटली कोई भी पेरेंट्स ये चाहेगा कि चूंकि 85% केसेस में ऐसा होता है कि सन ही सहारा देते हैं तो एक सन होना चाहिए। अब पहले बहुत सारे बच्चे होते थे तो सन हो ही जाता था, तो वो सन के पाने का वो जो होड़ होता है, जो सन मिल जाए मुझे, ये कम था। लेकिन अब चूंकि बच्चे कम होते हैं तो सन को पाने की टेंडेंसी ज़्यादा है, उसका प्रेफरेंस ज़्यादा है, सन मेटा प्रेफरेंस ज़्यादा है, ठीक है, कि सन उन्हें हो ही जाए। इस वजह से एबॉर्शन या सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन देखने को काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। देखिए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से कहाँ जुड़ रहा है कड़ी, ठीक है, किस तरीके से पॉपुलेशन जो है बढ़ा है और मोर्टेलिटी रेट घटी है। मोर्टेलिटी रेट घटने की वजह से अब बच्चे कम अब कोई पेरेंट्स जो है बच्चे कम रखते हैं, चूंकि बच्चे कम हो रहे हैं तो सन के होने की पॉसिबिलिटी भी कम है। और चूंकि आपको पता है कि ज़्यादातर लोग सन पे डिपेंडेंट होते हैं ओल्ड एज के लिए, तो चूंकि सन की डिपेंडेंसी कम हो गई है, सन कम हो गए हैं, तो अब क्या हो गया है कि सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शंस देखने को मिल रहा है। समझ में आ रहा है, ये आपको काफ़ी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ये भी देखने को मिला है कि हर 100 बच्चे में केवल मतलब पहले 96 हुआ करते थे 1950s में बच्चे, लड़कियां, अब वो 91 हो गई, क्योंकि सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शंस हो रहे हैं, सन मेटा प्रेफरेंस हो रहा है, समझ लो, सन को प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जा रहा है, ठीक। इसके अलावा इन्होंने एक तो पहला इन्होंने ये बताया कि जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हुआ है इसमें सन का प्रेफरेंस बढ़ा है, क्योंकि सन होने की पॉसिबिलिटी कम हुई है, क्योंकि ओवरऑल फर्टिलिटी कम हुई है। पहली बात तो इन्होंने ये कह दिया। दूसरी बात, विद द फर्टिलिटी डिक्लाइन जो हुआ है, एक्टिव मदरिंग ऑक्यूपाइज द स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो, ये अच्छी बात इन्होंने कहा है। क्या कहा है कि पहले 5-6 बच्चे हुआ करते तो जो एक्टिव मदरिंग एज होता था ज़्यादा होता था। अब एक बच्चे पर आपको 2 साल टाइम देना है, दूसरे बच्चे पे भी 2 साल, तीसरे बच्चे पे 2 साल, तो एक वीमेन जो है 7-8-10 साल जो है वो मदरिंग में ही लगा देती थी, कि बच्चे को पालने में ही लगा देती थी। लेकिन अब चूंकि 2 ही साल हो गया है, 2 ही बच्चे होते हैं, तो अब 1-2 साल लगा दिया एक बच्चे में, 1-2 साल, 4 साल के बाद वीमेन फ्री हो जाती है थोड़ा सा, ठीक है। तो अब इसके वजह से क्या हुआ है कि एक्टिव मदरिंग एज कम हुआ है, जिसकी वजह से अब विमेन के पास जो है अब स्पेस बचा है। समझ रहे हो बात हो कि नहीं।
अब विमेन के पास स्पेस बचा है ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो अपने एजुकेशन पे ध्यान दे सके, अपने वर्क फोर्स पे ध्यान सके। देखो क्या लिखा है, नंबर ऑफ ईयर्स विमेन स्पेंड केयरिंग फॉर चिल्ड्रन अंडर 5 डिक्लाइन फ्रॉम 14 ईयर्स इन 1992 से 8 ईयर्स हो गया है। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? अब इसके वजह से क्या हुआ है, इसके वजह से, इस चीज़ों की वजह से क्या हुआ है, देयर इज एन एजुकेशनल जो अटेनमेंट होता है विमेन का, देयर इज एन इंक्रीज, समझ में आ रही, विथ ओवर 70% ऑफ द गर्ल्स इनरोलिंग इन सेकेंडरी एजुकेशन। मैरिज और चाइल्ड बेयरिंग रिमेन्स जो प्रीडोमिनेंट फोर्सेज डिफाइनिंग विमेन लाइफ, समझ रहे हो? और मैरिज और चाइल्ड जो होता है वो विमेन के लाइफ का बहुत बड़ा फोर्स माना जाता है। और चूंकि अब मदरिंग का एज कम हुआ है तो विमेन कैन नाउ थिंक अबाउट देयर करियर, नाउ थिंक अबाउट देयर एजुकेशन, राइट? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो द सेकेंड थिंग इज कि सिंस द फर्टिलिटी रेट हैड डिक्लाइन, ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस आर लेस, सो नाउ विमेन हैज टाइम, राइट? एंड वुमेन हैज टाइम टू स्पेंड मोर इन देयर एजुकेशन, राइट? अब उनके पास समय है, उनके पास मदरिंग एज कम हो गया है, इस चीज को ध्यान रखिए। अर्ली मदरहुड परहैप्स एक्सप्लेन व्हाई लोअर फर्टिलिटी डज नॉट ट्रांसलेट इनटू हायर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अब ये एक इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कह दिया। देखिए कई बार क्या होता है ना कि मदरहुड जल्दी पा लेते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि उसमें देखने को मिला है कि भले विमेन एजुकेशन पा रही हैं लेकिन उनका जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो नहीं बढ़ा है। उसका कारण मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्या होता है ना कि विमेन के मान लीजिए 2 ही बच्चे हुए हैं तो 2-2, 3-3 साल एक एक बच्चे में लग गया तो 6-7 साल चला गया। ये जो 6 to 7 ईयर्स होता है ना, ये इनके पीरियड का करियर बिल्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है। अगर विमेन कोई जॉब भी कर रही है, अब चूंकि वो प्रेग्नेंट हो गई तो अब उनको मर्टिलिटी केयर में लेना होगा, मर्टिलिटी लीव लेनी होगी, उसके बाद विमेन शायद पोस्टपार्टम लीव में ले, उसके पोस्टपार्टम लीव में चली जाएगी, हो सकता है बाद में उनको हेल्थ इश्यूज हो जाएं, तो इस वजह से कई बार विमेन जो है अपना करियर छोड़ देती हैं। तो आज भी आपको जो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम मिलेगा। डेमोग्राफिक शिफ्ट जो है उसने विमेन के लाइफ को हर तरीके से अफेक्ट किया है, ठीक है। तो एक तो इनको मदरिंग एज ज़्यादा मिला है जिसकी वजह से एजुकेशन पे तो कर रहे हैं वर्क, लेकिन एट द मदरिंग एज कम हुआ है जिसकी वजह से वो एजुकेशन पे तो फोकस कर रही हैं, लेकिन उसका कोई खास फर्क विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पे नहीं देखने को मिला है। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि विमेन जो है अब वो चूंकि बूढ़ी होंगी तो बूढ़ी जब होंगी, चूंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया है तो विमेन का एज भी ज़्यादा होगा। नॉर्मली जो विमेन मैन से शादी करती हैं तो विमेन का एज ज़्यादा होता है, विमेन का कम होता है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर क्या है कि चूंकि विमेन जो है ज़्यादा एज के लोगों से शादी करती है, मैन ज़्यादा एज का होता है, तो डेफिनेटली जब वो दोनों की शादी हो जाएगी तो दोनों एक साथ बूढ़े होंगे तो मैन जो है वो जल्दी, उनकी डेथ जल्दी होगी और विमेन की डेथ जो होगी बाद में होगी। तो एक लंबा सा पीरियड जो होगा विमेन को एज अ विडो बिताना पड़ता है, जिस पर उनको टोटली सन पे डिपेंडेंट रहना होता है। ये भी सन मेटा प्रेफरेंस को बहुत प्रमोट करते हैं। देखिए सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ये आर्टिकल बहुत बेहतरीन है, समझ रहे हो बात को कि नहीं। तो इन्होंने बोला है कि सर जी हमें जनरल डिविडेंड को भी हार्निश करना चाहिए, हमें विमेन को एक्सेस टू द एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहिए। समझ में आ रहा है, ये बात आप ध्यान रखिए। इससे अगर आप नहीं बढ़ाते हो तो कहीं ना कहीं हम एक डिसएडवांटेज में हैं, ठीक है। अर्ली मैरिज एंड चाइल्ड बियरिंग रिमेन्स सेंट्रल इन द इंडियंस वुमेन लाइफ, इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि अर्ली मैरिज के चक्कर में हम ना रहें। विमेन को हर तरीके से उन्हें लाइवलीहुड, उनको जो है अगर उन्हें मदरिंग एज कम हुआ है तो उसको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। जैसे कि एक बेनिफिट ये हो सकता है कि अगर कोई विमेन एम्प्लॉयमेंट में है तो उसके लिए क्रैच फैसिलिटी अवेलेबल कराया जाए, मनरेगा में भी क्रैच फैसिलिटी दिया जाए, ताकि विमेन जो है वो इवन केयर करते हुए भी जो है क्या कर सके, वो विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ सके, ठीक है। बेहतरीन आर्टिकल आप कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सोशल इश्यूज। तो व्हाट आर द पॉइंट टू बी नोटेड? अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ, एकदम बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से पूरा लिख देता हूँ। देखिए सबसे पहली बात, देखिए पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 340 मिलियन टू 1.4 बिलियन, ठीक। पॉइंट नंबर 1, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी फ्रॉम इंडिपेंडेंस से लेके आप 2021 तक मान के रखिए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करी जाए तो पहले जो था 1951 में अगर हम देखें तो पहले 56 ईयर हुआ करता था, अब वो बढ़कर 2021 तक आते आते 69 ईयर्स हो गया है। ये बात नहीं है, ये ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी बढ़ी है,
मेडिकल फैसिलिटी बढ़ी है, ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, पहले जो है अब चूंकि मेडिकल फैसिलिटी बढ़ी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा है, तो पहले 4 बच्चे हुआ करते थे, अब ये घटकर 2 बच्चे हो गए हैं। तो आप ये देख सकते हो कि जो फर्टिलिटी रेट है वो 6 से घटकर जो है 2.1 हो गया है। ठीक, लेकिन इससे कुछ इश्यूज हुए हैं। क्या इश्यूज हुए हैं? सबसे पहली बात, सन का प्रेफरेंस बढ़ा है, सन का प्रेफरेंस बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। और आप देखिए तो सेक्स रेशियो पर इसका इम्पैक्ट है ना सर, ये देखिएगा अब 91 लड़कियां हैं 100 लड़कों में से। दूसरी चीज जो हुआ है, सन का जो विमेन का मदरिंग एज कम हुआ है, मदरिंग एज कम हुआ है, तो विमेन जो है अब नाउ दे हैव गॉट द स्पेस फॉर एजुकेशन, बट स्टिल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो क्या हुआ है, घटा है, वो नहीं बढ़ा। ये जान लीजिएगा, समझ रहे बातों की नहीं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो क्या हुआ है सर, ध्यान रखिएगा, वो घटा है। ठीक है, तो अब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्यों घटा है भाई? क्योंकि ज़्यादातर टाइम जो है विमेन मदरिंग में ही बिता देती हैं। ज़्यादातर टाइम जो है जब विमेन की एम्प्लॉयमेंट का होता है तो विमेन जो है वो मदरिंग में बिता देती हैं। तो इसके लिए क्या हमारे पास सोल्यूशन है? हम जब भी विमेन के जॉब की बात करें तो उनके लिए क्रच फैसिलिटी जरूर अवेलेबल कराएं। ठीक है, एसएचजीज की मदद ले सकते हैं इसके लिए। ठीक, क्वेश्चन पूछ सकता है कि विथ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन फ्रॉम independence till date, what are the impacts of it on women's life? ठीक है, ठीक, डिस्कस 250 वर्ड्स 15 मार्क्स। ठीक, चलो आगे बढ़ो। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है वो डिसरप्टिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट एंड इंडियाज चेक। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, क्या इम्पैक्ट है, ये भी जरा देख लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहते हैं हम लोग? नॉर्मली जो ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस शो करे, समझ में आ रहा है कि नहीं? कविताएं बना ले, गाना बना ले, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, समझ में आ रहा है? जो ह्यूमन लाइक वर्क कर सके, ह्यूमन लाइक थिंकिंग कर सके और आपकी मदद कर सके। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने बोला कि देयर मैनी एथिकल डिबेट्स रिलेटेड टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये बात आपके सामने ज़्यादा तब देखा जो चैट जीपीटी जैसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, जो कि आप अगर कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो वो आंसर तक लिख लेंगे, कोई गाना बना सकते हैं, कोई कविता बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? अब इन्होंने बोला है देयर आर सर्टेन पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन्होंने बोला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज कर सकती है। समझ में आ रहा है? इन्होंने ये भी बोला कि ऐसा पाया गया है कि अगर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें तो 14% जो है वो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। एट द सेम टाइम देयर विल बी मोर कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, बेटर ट्रीटमेंट टू द कस्टमर सर्विस, ये सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है वो एम्प्लॉयज़ को भी रिप्लेस नहीं करेगा। ठीक है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है वो वाइट कलर जॉब नहीं करेगा। इनफैक्ट वाइट कलर जॉब से एक टूल मिल जाएगा उसके लिए, उससे और इफिशिएंटली वर्क कर सकता है। केवल जो अनस्किल लोग हैं, समझ में आ रहा है, आप स्किल लोग हैं, केवल जो है उन्हीं को रिप्लेस करेगा। यानी जो आपका जो ब्लू कॉलर जॉब है, जो रूटीन वर्क में इन्वॉल्व होते हैं, उन्हीं को रिप्लेस करेगा। इन्होंने बोला कि अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करें तो ग्लोबल जीडीपी में 14% इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। समझ में आ रहा है? बाई 2030, ये बात आप ध्यान रखिए। और कुछ गोल्डमैन सैक्स वगैरह हिसाब से 7% का इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, $7 ट्रिलियन के करीब करीब वो हो सकता है। तो यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्रिएट कर सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। देयर विल बी सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द ग्रोथ रेट ऑफ द रियल पर कैपिटा इनकम में भी देखने को मिल सकता है। यूएस में 44%
वो ग्रोथ आपको दिखाई दे सकता है। दीज आर सम ऑफ द पॉजिटिव एस्पेक्ट, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिल सकता है, पर कैपिटा इनकम ग्रोथ हो सकता है, एट द सेम टाइम बेटर प्रोडक्टिविटी हो सकती है, बेटर कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन हो सकता है। ये सारी बातें अच्छी अच्छी बातें हैं, पर देर आर सर्टेन निगेटिव इम्पैक्ट ऑल्सो। इसके वजह से जो है आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो इफेक्ट हो सकता है। जैसे पहली बात इन्होंने ये कहा कि लेबर रिप्लेसमेंट दैट एआई टेक्नोलॉजीज ब्रिंग टू द टेबल, यानी कि ये जो है मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो लेबर को रिप्लेस कर देगा। इन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन सभी लेबर को रिप्लेस कर सकता है जो रूटीन एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि आपसे मतलब आप कह सकते हो कि जो सेक्रेटरी का जॉब होता है, जो रिसेप्शनिस्ट का जॉब होता है, जो लेबर का जॉब होता है, वो सब रिप्लेस कर सकता है। ये बात ध्यान रखिए, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये बेसिकली जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएटिव टास्क कर सकता है एफिशिएंटली, ये चीज़ है। रोबोट एडॉप्शन से क्या हो सकता है, निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है वर्कर्स के ऊपर, ये बात ध्यान रखिएगा। इन्होंने कहा कि ब्लू कलर जॉब है वो बहुत ज़्यादा जो है इससे इम्पैक्ट हो सकता है, ये चीज़ देखने को मिल रहा है, समझ में आ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपटीशन को भी इंक्रीज कर सकता है और टेक्नोलॉजिकल डिवाइड भी क्रिएट कर सकता है, लेकिन इंडियाज़ के टर्म्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, समझ में आ रहा है। इंडिया में हम क्या कर सकते हैं कि हमें रेगुलेट नहीं करना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, हमें उसे अनलीश करना चाहिए ताकि वी कैन गेट द बेटर बेनिफिट्स या बेटर एडवांटेजेस ऑफ दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन्होंने ये बोला है, और हम अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ कर सकते हैं। हमें ज़्यादा ध्यान देना है लोगों के एजुकेशन को, ताकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है उसमें वो स्किल हो सके और उसका अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सकें। ये बात इस आर्टिकल में कहने की कोशिश की गई है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बोला ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग का मतलब क्या होता है, हमने क्लास में भी डिस्कस किया है। ग्रीन वॉशिंग का मतलब होता है कि कंपनी ऐसी एक्टिविटी कर रही है जिससे लग रहा है कि वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, लेकिन एग्जैक्टली में वो होता नहीं है, इन एक्चुअल सेंस वो होता नहीं है, समझ में आता है, डजंट एग्जिस्ट, तो उसी को ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। अभी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में 1980 में अमेंडमेंट करने की बात हो रही है, और उसके लिए एक अमेंडमेंट बिल 2023 में लाया गया है, समझ में आ रहा है। एक्चुअली में ये कहीं ना कहीं ग्रीन वॉशिंग करने का काम कर रहा है, ठीक। अच्छा, इसमें क्या हुआ कि 1996 में एक TN गोदावरन त्रिमन पद, ये तिरुमला पद, यानी कि TN गोदावरन केस आया हुआ था। उसके तहत ये कहा गया था कि जो आपका ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है ये बेसिकली हर तरह के फॉरेस्ट पर है, इवन डीम्ड फॉरेस्ट भी है उन पर भी ये अप्लाई होता है, ठीक है। तो चूंकि ये जजमेंट 1996 में आया था, इसीलिए इस जजमेंट के अगेंस्ट इस एक्ट को लाया गया है। मतलब इस जजमेंट के अगेंस्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन ये अमेंडमेंट किया गया है ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। ध्यान सुनिएगा, देखिए सर, देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन, या देयर इज ऑलवेज a gap, a rift between economic development and the environmental conservation। अक्सर देखने को मिलता है कि हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चक्कर में इन्वायरमेंट पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, पर हमें बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर इस अमेंडमेंट में बहुत गड़बड़ किया गया है। अब देखिए कहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें हर तरह के फॉरेस्ट पे अप्लाई करने की बात की जा रही है, लेकिन इस अमेंडमेंट में मतलब थोड़ी गड़बड़ियाँ हैं। देखिए क्या है, एक तो सबसे पहली बात कि हम बेयरली 24% ही फॉरेस्ट हैं हमारे इंडिया में, बहुत कम ग्रोथ होता है, मतलब बहुत स्टैग्नेंट ग्रोथ है, 1% भी ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है। हमारा टारगेट 1980 से ही जो है फॉरेस्ट पॉलिसी के तहत 33% टारगेट हुआ करता था फॉरेस्ट का, कि हमें ऑल ओवर इंडिया का 33% फॉरेस्ट रखना है, लेकिन अभी भी हम वो उस टारगेट से बहुत पीछे हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। उसके बाद इस टाइप का एक्ट जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, जो बिल के दिखाई दे रहा है अमेंडमेंट बिल, वो कहीं ना कहीं इसमें ग्रीन वॉश करने का काम कर रहा है। देखिए कैसे, इसमें क्या हुआ है कि दो बातें इसमें चीज की गई हैं। दो बातें ये कि ओनली लैंड रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन एनी गवर्नमेंट रिकॉर्ड ऑन और आफ्टर 1980 वुड इन्वोक प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। देखिए क्या है ना कि इस एक्ट को जो है 1980 के बाद केवल फॉरेस्ट एरिया पे अप्लाई किया जाएगा, उसी फॉरेस्ट चूंकि स्टेट द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है उसी पर अप्लाई किया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। फॉरेस्ट लैंड ऑथोराइज्ड बाय स्टेट्स फॉर नॉन डिफॉरेस्ट्री पर्पस बिटवीन 1980 से 1996 के बीच में, उस पर ये एक्ट अप्लाई नहीं किया जाएगा। आप बात समझ रहे हो। इसका मतलब कि जो
जिस एरिया को नॉन फॉरेस्ट यूज़ के लिए रखा गया है उसको ये चाहे तो काट भी सकते हैं। ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोविज़न है। दूसरा कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोविज़न ये कर दिया अमेंडमेंट के थ्रू कि जो बॉर्डर एरिया है उससे 100 किलोमीटर का जो वो बॉर्डर एरिया चाहे इको सेंसिटिव जोन में ही क्यों ना हो, अगर 100 किलोमीटर जोन के अंदर है तो सिक्योरिटी और स्ट्रेटजिक पर्पज से डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटी की जा सकती है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रोडवेज एंड रेलवेज एंड अदर प्रोजेक्ट। समझ में आ रहा है? तो इस टाइप के जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं वो कहीं ना कहीं जो है काउंटर प्रोडक्टिव हैं, फॉरेस्टेशन के अगेंस्ट है। इन चीज़ों को थोड़ा अमेंडमेंट करना चाहिए। हालांकि पार्लियामेंट्री कमेटी ने इस टाइप के अमेंडमेंट को पर काफ़ी सारा नोटिस भी दिया है कि भाई ये अमेंडमेंट नहीं है, लेकिन अब चूँकि आपको पता है कि गवर्नमेंट की मेजॉरिटी रहती है लोकसभा वगैरह में, राज्यसभा में भी है, तो अब इस टाइप के बिल पास हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? दैट इज़ डेट्रीमेंटल टू द इन्वायरमेंट। तो थोड़ा सा सोच समझ रखना चाहिए और पार्लियामेंट में इस पर पूरी तरीके से डेलिब्रेशन होकर ही ये बिल पास होना चाहिए। अदरवाइज़ जो पर्पस है हमारा कि एक इन्वायरमेंट, और इंडिया का भी अपना नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है जिसके तहत इंडिया को एक ग्रीन सिंक बनाना है, उसको सर्टेन बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को भी जो है प्रोटेक्ट है। जैसे 2.5 बिलियन टन के 2.5 से 3 बिलियन टन का हमको कार्बन डाइऑक्साइड सिंक क्रिएट करना है जो कि फॉरेस्ट के थ्रू हो सकता है, वो फेल हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द लीगल रो बिटवीन फार्मर्स एंड दी पेप्सिको? देखिए बहुत ज़्यादा इसमें आपको टेक्निकल में नहीं जाना है, मामला समझ लीजिए, ठीक है। एक एक्ट है जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट्स अथॉरिटीज़, जिसको PPBFRA एक्ट कहते हैं। इस एक्ट को इन्वोक किया गया। हुआ मामला क्या है आपको पता होगा, लेस चिप्स आप खाते हो, ठीक है, ये पेप्सिको कंपनी का है। अच्छा, इस लेस चिप्स का जो आलू होता है उसका नाम है, उसकी वैरायटी का नाम है FL2027। समझ में आ रहा है? ये लेस चिप्स को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि इसमें वाटर कंटेंट कम होता है, डेंसर होता है, टेस्ट वाइज अच्छा होता है, शुगर कंटेंट स्टेबल होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। FL2027 आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि FL2027 है क्या, ठीक है। तो वो क्या है, बेसिकली पोटैटो है जिसे चिप्स बनाया था, लेस कंपनी बनाती है। अब क्या हुआ कि इसको पहले से रजिस्टर कर दिया गया, ठीक। अब 1996 में आप ये मान के रखिए कि यहाँ पर जो है आपके सामने इसको पेप्सिको इंडिया में रजिस्टर किया गया। ध्यान सुनिएगा, नॉट 1996, 2016 में पेप्सिको इंडिया ने जो है इसको इंडिया में रजिस्टर कराया 6 साल के यूज़ के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका FL2027 है उसको सेल, उसको परचेज, उसको चिप्स बनाने की पूरी सोल जो है इन्हीं को ऑथराइजेशन मिला। लेकिन इस ऑथराइजेशन को अंदर PPBFRA एक्ट जो है के तहत जो है इसको क्या कर दिया गया है, इसको डी रजिस्टर कर दिया गया है। अब इट कैन बी सोल्ड इन दी मार्केट। समझ में आ रहा है? उसमें एक लोकल ये जो लोकल यहाँ पर जो लीगल मोनोपोली क्रिएट कर दी थी पेप्सिको में, वो हटा दिया गया। अब इसका क्या इशू है, क्या है, इस पर हम इसको कभी बाद में चर्चा करेंगे बहुत डिटेल में, फिर ताकि काफ़ी समय लग जाएगा, काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। समझ में आया? तो इसके बारे में हम कभी एक सेपरेट वीडियो पे बात करेंगे क्या कारण था कि इसके रजिस्ट्रेशन को रोका गया इस एक्ट के तहत, ठीक है। फिलहाल आप समझिए कि एक पोटैटो वेराइटी है जो लेज में इस्तेमाल होता है, उसको डी रजिस्टर कर दिया, उसको सर्टिफिकेशन को हटा दिया गया है। समझ में आ रहा है आपको? ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग कभी बाद में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट आस्क ED चीफ टू क्विट बट अपहोल्ड्स अमेंडमेंट। अब देखिए क्या मामला है। देखिए आपको पता होगा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एंड CBI, समझ रहे हो बात को, ये जो है ये कहीं ना कहीं CVC एक्ट, और अगर CBI की बात करें जिसे हम क्रिमिनल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, ये बेसिकली दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत बनाया गया है, ठीक है। और ED वगैरह जो है ये भी कहीं ना कहीं अपना पावर CVC के थ्रू लेते हैं। इसके तहत CVC और दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत पहले ये रूल था कि CBI चीफ और ED के चीफ का 2-2 साल टीनियर होगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, उसके तहत बताया कि इन दोनों चीफ का टीन्योर 2 साल से ज़्यादा ना बढ़ाया जाए। नॉर्मली क्या होता था कि 1-1 साल का टीन्योर बढ़ा दिया जाता था। इससे होता क्या था कि कई बार ये लोग गवर्नमेंट से मिलकर कोल्यूड कर लेते थे, या फिर पॉलिटिकल जो आपके डिस्पेंसेशन होते हैं उनसे कोल्यूड कर लेते थे, और इस तरीके से काफ़ी लंबे समय तक ऑफिस में रहते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये गलत है, इसको आप नहीं बढ़ा सकते।
तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग जब दिया तो फिर तुरंत इन दोनों एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया गया और कहा गया कि एक एक साल के लिए आप एनुअली बढ़ा सकते हैं। अभी क्या हुआ, 3 साल का टीन्योर इनका हो गया था आपका, समझ रहे हो बात को। एक ईडी चीफ हुआ करते थे संजय कुमार मिश्रा, एक एक साल का बढ़ा करके। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई ऐसा है, तुम्हारा 3rd टीन्योर बढ़ा दिया गया है, तुम 4 महीना पहले क्विट कर देना 31 जुलाई तक। समझे बात हो कि नहीं, बहुत हो गया आपका, बहुत टीन्योर आपने देख लिया। तो इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस अमेंडमेंट को कि एक एक साल बढ़ा सकते हो उसे तो अपहोल्ड किया, लेकिन जो है इन चीफ को अभी कहा है कि अब हटिए, आपका 3 साल हो चुका है। समझ रहे हो बात हो कि नहीं, ये ध्यान रखिए। फिर जीएसटी काउंसिल टू इम्पोज 28%, जो पुराना था आपका, ये देरी था टसल बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और अमेंडमेंट के थ्रू इसको बदल दिया गया है ना, ये समझिए थोड़ा सा। जीएसटी काउंसिल टू इम्पोज 28% टैक्स ऑन ऑनलाइन गेमिंग फर्म्स। ऑनलाइन गेमिंग फर्म्स में 28% हाईएस्ट जीएसटी लगाया गया है सर। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं। तो आजकल साइटिंग की ऑनलाइन गेमिंग कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये 28% टैक्स कहीं ना कहीं जीएसटी को कलेक्शन में काफ़ी मदद करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, है ना, और हमारे जो रेवेन्यू है उसको इंक्रीज़ करेगा। ठीक, इसके अलावा सेंटर्स व्यू ऑन कश्मीर सिचुएशन हैज़ नो बियरिंग ऑन आर्टिकल 370 केस। देखिए क्या मामला है, आर्टिकल 370 की लीगैलिटी पर बात हो रही है। जो 370 इन्वोक किया गया था, हटाया गया था जम्मू एंड कश्मीर से, उसको लेकर बात हो रही है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली सही था कि नहीं। अब देखिए मामला क्या है, जब पिटीशन आया इसको लेकर तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि जब से 370 हटा है जम्मू एंड कश्मीर की सिचुएशन बहुत अच्छी हो गई, स्टेबलाइज हो गई है, टेररिस्ट की एक्टिविटी कम हो गई है, कंट्रोल आ गया बेटर। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सर जी सुनिए, हम यहाँ पर आर्टिकल 370 केस की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पर डिस्कस कर रहे हैं, हम इस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि ये कितना अच्छा है या इसके हटने के बाद गवर्नेंस कितना अच्छा हो गया है। हम कॉन्स्टिट्यूशनली इस चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रहा है। इन्होंने बोला कि सेंटर्स व्यू ऑन कश्मीर सिचुएशन हैज़ नो बियरिंग ऑन आर्टिकल 370। समझ में आ रहा है आपको, ये सही है, कॉन्स्टिट्यूशनली देखना चाहिए रादर देन कि उसका इम्पैक्ट क्या है। तो अगर चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनली भी सही होना चाहिए, जस्टिस इज नॉट ओनली बी डन, इट इज़ सीन टू बी डन, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे। वी हैव डिस्कस्ड 3 मेजर एडिटोरियल्स एंड छोटा मोटा जो है माइनर एडिटोरियल भी हम लोगों ने डिस्कस किया। और सर जी ये हमारा बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डीएनए है, जिसमें हम लोग चीज़ों को काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली मैनर में देखते हैं। आप जो क्वेश्चन देता हूँ उसे लिखिए, मैंने टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहाँ पर भी आप आंसर भेज सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में फैलाएं, एट द सेम टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दैट इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।